नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान पहचान पर। और आज हम कक्षा 12 भूगोल का जो सेकंड चैप्टर है विश्व जनसंख्या, उसके सेकंड पार्ट को पढ़ने वाले हैं। इस पार्ट में हम दो पॉइंट्स कवर करेंगे। पहला पॉइंट्स आता है प्रवास और दूसरा आता है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। दोनों के दोनों पॉइंट्स एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ पर हम इस प्रवास वाले जो टॉपिक है, पॉइंट है, इसमें हम 3 पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। 3 सब पॉइंट्स पढ़ेंगे इसमें। पहला पॉइंट आता है इसमें उद्गम गंतव्य, दूसरा है उत्प्रवास आप्रवास, तीसरा है प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्रवास क्या चीज़ है। तो बड़ी ही कॉमन अगर मैं इसका अर्थ निकालता हूँ तो प्रवास का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। ठीक है, तो प्रवास जो होता है एक ऐसी क्रिया है या जनसंख्या परिवर्तन में एक ऐसा घटक है जो जन्म दर और मृत्यु दर के अलावा अपनी भूमिका महत्वपूर्ण रखता है। जी हाँ, हम जब जनसंख्या के परिवर्तन के घटकों की सूची बनाते हैं, या मैं ये कहूँ कि किसी भी क्षेत्र की जो जनसंख्या है उसके अंदर जो परिवर्तन जो आ रहा है वो जन्म दर और मृत्यु दर के साथ साथ प्रवास के कारण भी आता है। अब प्रवास जो होता है, इसको समझने के लिए इसमें कुछ एक टर्म्स हैं जो आपके NCERT की पाठ्य पुस्तक कक्षा 12 वाली में दे रखे हैं। इसीलिए मैंने इन 3 पॉइंट्स को यहाँ पे लिखा है, क्योंकि NCERT की किताब में जो पॉइंट्स है उसमें से बोर्ड एग्जाम 2024 की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पर पहला जो पॉइंट मैंने लिखा है प्रवास के अंदर, वो है उद्गम और गंतव्य। देखो, उद्गम का मतलब होता है कोई चीज़ कहाँ से निकली है, किसी चीज़ का कहाँ से जन्म हुआ है, स्रोत क्या है उसका। ठीक है, तो यहाँ पर उद्गम और गंतव्य को समझने के लिए मैंने यहाँ पे ये A और B वाला जो एग्जाम्पल है ये आपके सामने रखा है। काफ़ी ईजी है ये, और सभी बच्चों को आसानी से ये याद भी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यदि कोई व्यक्ति किसी एक स्थान से, स्थान A से स्थान B की ओर गमन कर रहा है, तो यहाँ स्थान A जो है वो उस व्यक्ति के लिए उद्गम होगा और स्थान B जो है वो उस व्यक्ति के लिए गंतव्य स्थान होगा। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, यहाँ पे देखो, ये जो दिशा है इस तरफ है, A से B की तरफ है, यानी व्यक्ति A स्थान से B स्थान की ओर जा रहा है, तो A इसके लिए उद्गम होगा और B स्थान उसके लिए गंतव्य होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो तीर के निशान जो इसमें रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं, A में नीचे की ओर और B में ऊपर की ओर, इसका क्या मतलब है? तो याद रखिएगा, जब कोई व्यक्ति स्थान A से स्थान B की ओर गंतव्य करता है, मूवमेंट करता है, तो क्षेत्र A में यहाँ पर जनसंख्या में कमी होगी। ठीक है, और क्षेत्र B के अंदर जनसंख्या में वृद्धि मानी जाती है। तो इसीलिए इस तीर का निशान नीचे की ओर इशारा करता है जनसंख्या में कमी होने को, और ऊपर की ओर इशारा करता है जनसंख्या में वृद्धि को। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट आता है उद्गम और गंतव्य। आई थिंक सभी को इजीली समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पे A को उद्गम माना है और B को गंतव्य स्थान माना है। क्लियर हो गया होगा सभी को? चलिए दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं हम। उत्प्रवास और आप्रवास क्या है? उत्प्रवास और आप्रवास, देखो, उत्प्रवास का मतलब होता है, यहाँ इन दोनों डब्बों को आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल इन्हीं से आप एग्जाम्पल ये समझ जाओगे। उत्प्रवास के अंतर्गत क्या होगा? जब कोई व्यक्ति किसी स्थान से बाहर जा रहा है, यहाँ पे ये तीर का निशान इस डब्बे से बाहर जा रहा है, तो यदि कोई व्यक्ति किसी एक स्थान से बाहर की ओर जा रहा है तो वो उत्प्रवास होगा। ठीक है, और इसमें देखो, ये व्यक्ति बाहर से इस स्थान के अंदर की ओर आ रहा है, तो इसको हम आप्रवास कहते हैं। ठीक है, उत्प्रवास और आप्रवास में यही फर्क है। एक, जब कोई व्यक्ति किसी एक विशेष स्थान से बाहर की ओर गमन करता है तो उसको हम उत्प्रवास कहते हैं, और जब किसी क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है तो उसको हम आप्रवास बोलते हैं। आप्रवास मतलब आना। ठीक है, दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब जो प्रवास है वो स्थायी, अस्थायी और मौसमी भी हो सकता है। लगभग जो प्रवास होते हैं उसको हम 4 प्रकार के प्रवास मानते हैं। ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से शहरी, शहरी से शहरी और शहरी से ग्रामीण। ठीक है, देखो, गांव से गांव की ओर होगा, दूसरा गांव से शहर की ओर होगा, तीसरा शहर से गांव की ओर होगा, और चौथा शहर से शहर की ओर होगा। आप किसी भी तरह इनको चारों को याद कर सकते हो। तो ये प्रवास के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ऐसे कौन से कारक हैं भाई जो किसी क्षेत्र से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं या उसको धक्का मारते हैं। यानी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पुल एंड पुश फैक्टर की। अब एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन आता है प्रवास को प्रभावित करने वाले अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारकों में क्या अंतर है या किसे कहते हैं। ये इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रतिकर्ष कारक कौन से होते हैं? ऐसे कारक जो किसी व्यक्ति को एक क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं, वहाँ पे जो कमियां हैं, जैसे रहन सहन की निम्न दशाएं, प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियाँ, राजनीतिक जो नीतियाँ हैं वो सही ना होना, अशांति, युद्ध, अराजकता की स्थिति। ठीक है, वहाँ पे बेरोजगारी की समस्या,
ये सारे के सारे पॉइंट्स, यानी एक व्यक्ति को किसी क्षेत्र को छोड़ने के लिए मजबूर करने वाले जो कारक होंगे वो प्रतिकर्ष कारक हैं। ठीक है, अपकर्ष कारकों में आप क्या शामिल करोगे? अपकर्ष कारकों में प्रतिकर्ष कारकों के जस्ट अपोजिट जो कारक आएंगे वो सारे के सारे शामिल होंगे, जैसे रहने सहने की अच्छी सुविधाएं, ठीक है, रोजगारी के अच्छे साधन, शांति। ठीक है, एकदम से अगर मैं ये कहूँ कि एक क्षेत्र है जहाँ पे लोगों को भरपूर सुविधाएं मिल रही हैं, सामाजिक आर्थिक सुविधाएं जो होती हैं वो भी मिल जाती हैं, तो वो उस क्षेत्र को जरूर मूवमेंट करेंगे। हाँ, एक चीज़ और भी इसमें आती है, जैसे मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि सामाजिक आर्थिक जो पिछड़ापन है वो अगर किसी क्षेत्र में नहीं होगा तो वहाँ पे वो अपकर्ष कारक के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक दोनों कॉन्ट्रेरी होते हैं, अपोजिट होते हैं। ऐसे कारक जो किसी क्षेत्र में किसी व्यक्ति को रहने के लिए मजबूर नहीं करते हैं वो प्रतिकर्ष कारक होंगे, और अपकर्ष कारकों में जो अपनी ओर खींचेंगे, भाई यहाँ पे अच्छी बातें हैं, अच्छा काम करने के लिए उसको सुविधाएं मिल रही हैं, तो व्यक्ति उस क्षेत्र की ओर जरूर जाएगा था। जैसे मैं कहता हूँ कई बहुत सारे जो लोग हैं जो गाँव से शहर की तरफ मूवमेंट करते हैं, क्यों? वहाँ पर उनको रोजगार के साधन अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है, खाने पीने की सुविधाएं, मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सारी सुविधाएं अच्छी तरह मिल जाती हैं। तो अलग अलग तरह के कारक हो सकते हैं। वैसे प्रवास, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भारत में सबसे ज़्यादा किस प्रकार का प्रवास होता है? आप कमेंट करके मुझे जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो अगला पॉइंट जो है अपना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जनानिकीय संक्रमण सिद्धांत। इसको इंग्लिश में हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कहते हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या चीज़ है? सबसे पहली बात तो इसके अंतर्गत हम जननांकिकी की बात करते हैं, यानी कि जनसंख्या से संबंधित आंकड़ों की हम बात करते हैं। संक्रमण का मतलब क्या होता है? संक्रमण का मतलब होता है एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाना कोई चीज़। ठीक है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाना, वो संक्रमण कहलाता है। या फिर दो अवस्थाएं आपस में मिल जाती हैं तो वो संक्रमित जोन, संक्रमित क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, उसे हम संक्रमण कहते हैं। तो जनांकीय संक्रमण जो सिद्धांत है, इसमें दो बातें ध्यान देने लायक हैं। नंबर एक, इस सिद्धांत के द्वारा किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन किया जाता है, और कोई भी क्षेत्र जो है उसकी भविष्य की जो जनसंख्या किस प्रकार होगी उसका पूर्वानुमान लगाया जाता है। किससे? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के आधार पर। समझ में आ गया होगा? जनांकीय संक्रमण जो सिद्धांत है, इससे दो बातों का पता चलता है, जनसंख्या के वर्णन का और भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाया जाता है। ये सिद्धांत किसने दिया था? थॉमसन और नोटेस्टीन ने। किसने? थॉमसन और नोटेस्टीन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उन्होंने अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के आंकड़ों के आधार पर अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और यहाँ पर आर्थिक और प्रौद्योगिकी विकास के साथ में जनसंख्या का विकास है, इसका संबंध दर्शाने के लिए इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देखो, आर्थिक विकास के साथ साथ जनसंख्या परिवर्तन का विकास किस प्रकार हो रहा है, जनसंख्या में वृद्धि या कमी हो रही है, वो किस प्रकार हो रही है, इन दोनों का क्या संबंध है, इस चीज़ को दर्शाने के लिए जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। क्लियर होगी ये बात? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि जनसंख्या जो होती है, किसी भी क्षेत्र की जो जनसंख्या है वो तीन अवस्थाओं से होकर गुजरती है। इन्होंने तीन अवस्थाएं बताई हैं। वैसे जनसंख्या संक्रमण की जो अवस्थाएं होती हैं, जनांकीय संक्रमण की जो अवस्थाएं, वो 5 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उसमें 3 अवस्थाएं दे रखी हैं, और हम इन 3 ही को ही पढ़ेंगे क्योंकि 3 ही इंपॉर्टेंट है। बाकी जो 2 अवस्थाएं और हैं वो इन्हीं में से निकाली गई हैं। तो मोटा मोटी 3 अवस्थाएं हैं, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। जो प्रथम अवस्था है यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए ये 1 से प्रथम अवस्था है, 2 से द्वितीय अवस्था है और 3 से तृतीय अवस्था है। प्रथम अवस्था में कोई भी जो क्षेत्र है वहाँ के जो ग्रामीण जो लोग होते हैं वो ग्रामीण परिवेश के होते हैं, खेती का कार्य करने वाले होते हैं और अशिक्षित वो होते हैं। यानी मैं ये कहूँ कि प्राथमिक कार्यों में संलग्न होते हैं, उनके पास शिक्षा का कोई साधन नहीं होता। वहाँ पे उनके पास जो पूंजी जो होती है वो उनके बच्चे होते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं जितने ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे उतने ही ज़्यादा काम के अवसर उनको प्राप्त होंगे। ठीक है, यानी श्रमिक उनके पास होंगे। तो यहाँ पे जो लोगों की सोच है वो बिल्कुल ही पिछड़ी हुई मैं कह सकता हूँ एक तरह से। तो इस अवस्था के अंतर्गत उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर पाई जाती है। अब जन्म दर उच्च क्यों होगी, अभी मैंने आपको बताया ना, जितने ज़्यादा बड़ा परिवार होगा उतना ही ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा, ये लोग सोचते हैं इस तरह प्राथमिक अवस्था के अंतर्गत। और मृत्यु दर उच्च होने का कारण क्या है? क्योंकि भाई लोगों के पास तकनीक नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे एक तरह से मैं ये कहता हूँ प्रारंभिक अवस्थाएं थी मनुष्य के जीवन की। तो इस अवस्था के अंतर्गत कोई भी जो क्षेत्र होता है वो ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित कहलाता है प्राथमिक अवस्था के अंतर्गत। और वहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च स्तर पे होती हैं, यानी जन्म दर भी ज़्यादा होगी और मृत्यु दर भी ज़्यादा होगी। दोनों क्यों ज़्यादा होगी आपको कारण पता चल गया। एक तो बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है, लोग बड़े परिवार को महत्व देते हैं, और मृत्यु दर के ज़्यादा होने का कारण क्या है? सीधा सीधा संबंध, लोगों के पास
साधन नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, अब जब कोई समाज ग्रामीण खेती और अशिक्षित से वो नगरीय, औद्योगिक और साक्षर में बदलता है, तो इसके बदलने की प्रक्रिया में जो क्षेत्र काम कर रहा है उसी को संक्रमण क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे संक्रमण शब्द मैंने लिखा हुआ है। तो जब कोई समाज ग्रामीण खेती और अशिक्षित से नगरीय, औद्योगिक और साक्षर में बदल जाता है, तो ये जो काम हुआ ये किसकी वजह से हुआ है? संक्रमण की वजह से हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि कोई जो समाज डायरेक्ट इन्हीं में बदल जाता है, वो संक्रमित होकर दूसरी स्टेज में जाता है, फिर दूसरी स्टेज से वो तीसरी स्टेज या तीसरी अवस्था के अंदर परिवर्तित होता है। तो द्वितीयक जो अवस्था है जनांकीय संक्रमण की, जो द्वितीयक अवस्था है, उस अवस्था के अंतर्गत क्या होता है? उच्च जन्म दर में और मृत्यु दर में धीमी कमी आती है। समझ में आ गई ये बात? यानी जन्म दर जो पहले एकदम से तेजी से बढ़ रही थी, उसमें धीमी धीमी कमी आ रही है और मृत्यु दर में वो धीरे तरीके से कमी आती है। ठीक है, अब इसके बाद ये डायग्राम दिख रहा है आपको। इसके बाद होता क्या है? ये जो संक्रमण वाली जो द्वितीयक जो अवस्था है, ये तृतीयक अवस्था के अंदर बदलती है और उसमें एक क्षेत्र नगरीय क्षेत्र बन जाता है। पहले ग्रामीण था, ग्रामीण से वो नगरीय बन चुका है। ठीक है, पहले वो खेती कर रहे हैं, यानी प्राथमिक कार्यकलापों में बिजी थे लोग, और अब वो क्या होते हैं? द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक, इवन पंचम क्रियाओं यानी कि औद्योगिक क्रियाओं के अंदर वो संलग्न हो जाते हैं और लोग जागरूक हो जाते हैं, साक्षर हो जाते हैं। यानी अब उनके पास टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी है और उनको नॉलेज भी है, अलग अलग तरह की क्षेत्रों की जानकारी भी है। तो यहाँ पर क्या हुआ? अब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम होंगी तीसरी अवस्था के अंतर्गत। निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, ये थी तीन अवस्थाएं जनांकीय संक्रमण की। आपको एग्जाम के अंतर्गत इन तीनों अवस्थाओं को पहले तो एक्सप्लेन करना है और ये डायग्राम भी बनाना है, और आपको ये बताना है कि कोई क्षेत्र जब ग्रामीण खेती और अशिक्षित से इनमें बदल जाता है, नगरीय, औद्योगिक और शिक्षित क्षेत्र में बदलता है, तो वहाँ पे जनसंख्या में क्या परिवर्तन हुआ है ये दिखाना है। समझ में आ गया होगा? चलिए अब इन सबको मैं डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं। यहाँ पे ये डायग्राम मैंने बना रखा है, शायद आपको समझ में ना आया अभी तक, लेकिन बहुत ही ईजी है और नंबर जरूर आपको इसमें मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंतर्गत ये पूरा बड़ा क्वेश्चन आता है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का, और इसमें डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक डायग्राम ले रहा हूँ। यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहाँ पे एक्स मैंने लिखा है और यहाँ पे वाई एक्सिस लिखा है। ठीक है, एक्स जो एक्सिस है इस पे मैंने समय को दर्शाया है इधर, और यहाँ पे मैंने जन्म और मृत्यु दर दोनों को दर्शाया है। ठीक है, यहाँ पे लगभग आप इधर आप इसको लेके चलिए, यहाँ पे ये 15 में मान के चल रहा हूँ, और यहाँ पे मैं 35 इसको लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो जन्म और मृत्यु दर जो है वो वाई एक्सिस पे और समय जो है वो एक्स एक्सिस पे लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? यहाँ पे आप देखिए जो प्रथम अवस्था है, ये फर्स्ट यानी कि प्रथम अवस्था की बात कर रहे हैं। यहाँ पे प्रथम अवस्था के अंतर्गत जन्म और मृत्यु दर दोनों उच्च बताई थी हमने, तो जन्म और मृत्यु दर दोनों 35 प्रति हजार के हिसाब से लिखी जाती है, जो कि काफ़ी उच्च होती है। 30 से 35 ये आंकड़ा हो सकता है, कम 1-2% इसमें कम जल्दी बचता है, लेकिन जन्म दर और मृत्यु दर दोनों की दोनों उच्च मानी गई हैं। किसमें? प्रथम अवस्था के अंतर्गत। ये है प्रथम अवस्था। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो इस तरह जो ये आपको संक्रमण का जो क्षेत्र मैंने दिखाया ना, ये आप इस तरह दिखा सकते हैं। इस तरह पहले इस तरह स्टार्टिंग कीजिए और फिर इसको आप इस तरह स्टार्टिंग कीजिए। इस तरह एक संक्रमित क्षेत्र कहलाता है, दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो पहले अवस्था के अंतर्गत जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं द्वितीयक अवस्था के अंतर्गत। तो यहाँ पे देखिए, ये ऊपर वाली जो लाइन है ना, ये वाली, इसको जन्म दर की संज्ञा हम देते हैं CBR, क्रूड बर्थ रेट, अशोधित जन्म दर जिसको बोला गया है, और CDR ये नीचे वाली जो है इसको बोला गया है अशोधित मृत्यु दर, क्रूड डेथ रेट। तो CBR और CDR देखो, CBR में सबसे पहले तो जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, फिर बिल्कुल स्लाइटली धीरे धीरे कम होती जा रही है जनसंख्या। ठीक है, CDR मृत्यु दर में मैं बात करूं तो इसमें भी क्या हो रही है? कमी हो रही है। अब इन दोनों के बीच का जो अंतर है, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था जनसंख्या में प्राकृतिक जो वृद्धि है उसको, तो ये जो बीच का जो क्षेत्र है ये जनसंख्या में एक्चुअल जो ग्रोथ है, प्राकृतिक जो वृद्धि है, शुद्ध जो वृद्धि है, उसको दर्शा रहा है। अब यहाँ तक इसके पॉइंट के बाद में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या होंगी? तीसरे पॉइंट में, तीसरी अवस्था में निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। तो दोबारा यहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न अवस्था में चल रही है, तो ये तीसरी अवस्था है। पहली, दूसरी और तीसरी, ये तीन अवस्थाएं हमने इसमें मानी हैं। एक बात और यहाँ पे ध्यान देने लायक है, पहली अवस्था और तृतीय अवस्था में
जस्ट अपोजिट चीज़ें हैं। जैसे कि पहली अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर एकदम से ऊंचे थी, तो यहाँ पे ग्राफ ऊंचा गया है, और तृतीय अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर 15 के आसपास या इससे भी कम, तो यहाँ पे ग्राफ बिल्कुल ही नीचे गया है, और दोनों ये संक्रमित क्षेत्र हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, द्वितीयक अवस्था के अंतर्गत क्या हुआ, जो जन्म दर जो है वो स्लाइटली एकदम से नहीं, मतलब धीरे धीरे वो कम आ रही है, ठीक है, और डेथ रेट जो है वो भी कम आ रही है, यानी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में स्लाइटली धीरे धीरे कमी आ रही है, और लास्ट में वो बिल्कुल कम हो जाती हैं। तो ये 3 अवस्थाएं आपको इस डायग्राम के द्वारा दर्शानी है। काफ़ी इजी डायग्राम है। अब यहाँ पे ये आता है कि विश्व के क्या सभी देश एक ही अवस्था में हैं? जी नहीं, अलग अलग देश जो हैं विश्व के वो अलग अलग अवस्थाओं में माने गए हैं। अब जरूरी नहीं कोई देश आज पहली अवस्था में है, कल वो दूसरी अवस्था में नहीं होगा, यानी ये अवस्थाएं परिवर्तित होती रहती हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 प्रकार के देशों के नाम लिखे हैं, पिछड़े हुए देश, विकासशील देश और विकसित देश, ठीक है। इनके एग्जाम्पल भी मैंने आपके सामने लिखे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसमें हो सकता है एक आधा जो देश है वो ऊपर नीचे हो जाता है समय के अनुसार, लेकिन अगर मैं इन प्रथम अवस्था की बात करूं तो पिछड़े हुए देश आएंगे, द्वितीय अवस्था की बात करूं तो अल्प विकासशील और अर्ध विकासशील या विकासशील देशों की हम बात करते हैं, जबकि तृतीय जो अवस्था है वो विकसित देशों की कैटेगरी मानी जाती है। अब इसमें कुछ एक एग्जाम्पल हैं, जैसे पिछड़े में बांग्लादेश और आदिवासी समुदाय के जो लोग होते हैं, या अफ्रीकन के कुछ एक जो देश हैं, ठीक है, कांगो, घाना, ये सारे देश इसमें कहलाते हैं। विकासशील देशों में हम पेरू, श्रीलंका, केनिया, भारत, इन सबको शामिल करते हैं। और विकसित जो देश हैं इसके अंदर आप देखिए कनाडा, जापान, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों को शामिल करते हैं। तो इनके अंदर अगर आप बात करें विकासशील से विकसित देशों की हम बात करें तो देखिए धीरे धीरे विकासशील देशों की जो जनसंख्या है वो बढ़ती तो है, लेकिन उसके बढ़ने की जो गति है वो काफ़ी कम हो जाती है, और एक अवस्था ऐसी आती है जब उनकी जो जनसंख्या है वो स्टेबल, स्थिर हो जाती है, या बिल्कुल ही धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ऐसी अवस्था भारत कब तक प्राप्त कर लेगा? यानी अगर मैं आपसे बात कहूँ कि भारत वर्तमान में किस अवस्था का एक हिस्सा है, तो आप क्या बताओगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। ये आपको अवस्थाएं बतानी इसमें से, ठीक है। अगर इसके बाद में अगर आपसे बात करता हूँ कि क्या इस चैप्टर में कोई और पॉइंट भी बचता है जो आपके काम का है, तो देखिए एनसीईआरटी की जो पाठ्यपुस्तक है उसमें लास्ट में आपको 5 से 6 आपको एमसीक्यू दे रखे होंगे, और इसके अलावा 2-2, 3-3 नंबर के क्वेश्चन भी दे रखे हैं, और बड़े क्वेश्चन भी जरूर दिए होंगे। तो आप उन क्वेश्चन को जरूर एक बार पढ़िएगा अच्छे से, और डायग्राम बनाना सीखिएगा। इस चैप्टर में, इस क्वेश्चंस में, विश्व जनसंख्या वाले जो चैप्टर है इसमें ये जो प्रश्न है ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है, ठीक है। आई थिंक इसमें आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में ना आई तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो, लेकिन इसको अच्छी तरीके से पढ़ना जरूरी है और ये डायग्राम बनाना जरूरी है। देखियो, जितना आपका पेपर बोर्ड एग्जाम में जो चेक करने वाला है उसको अच्छी तरीके से आपका पेपर देखेगा, व्यवस्थित तरीके से आपका पेपर देखेगा, आपके मार्क्स उतने ही ज़्यादा आएंगे। तो राइटिंग का, डायग्राम का और आपके लिखने की जो स्टाइल है, ये तीनों अच्छी तरीके की होनी चाहिए। आपके रिजल्ट पे आपके नंबर बहुत अच्छी तरीके से एग्जामिनर को इम्प्रेस करेंगे, ठीक है। तो आपको ज़रूर ध्यान रखना है इस बात का। फिलहाल आज के अपने इस टॉपिक में इतना ही, और अपने इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और हाँ, देखिए ये सब जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ आपको डेली रेगुलर पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है, तो पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।